ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ट्राई करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के नरईपुर पुलिया के पास 2 दिन पूर्व हुई फर्नीचर कारोबारी मुकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी कुसुम, उसके प्रेमी कलंदर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फर्नीचर कारोबारी की पत्नी का अवैध संबंध दीदारगंज थाना क्षेत्र के उबारसेपुर निवासी ऑटो चालक कलंदर संग था। प्रेमी प्रेमिका मिलकर मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। साजिश में कलंदर ने अपनी बहन व बहनोई समेत 5 लोगों को रुपया का लालच देकर शामिल कर लिया था। फरवरी 2020 में ही इस साजिश का ताना बाना बोल लिया गया था। 7 मई को पत्नी ने मुकेश को साजिश के तहत शाम को सब्जी लाने के लिए भेजा। मुकेश घर से कुछ दूर गया, तभी कलंदर ऑटो लेकर आ गया। मुकेश को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऑटो में बैठा लिया। ऑटो से सभी छित्तेपुर बाजार गए, वहां मुकेश को खूब शराब पिलाई गई। नशे में आते ही मुकेश का गला दबाकर झाड़ियों में उसे फेंक दिया गया, लेकिन मुकेश की पत्नी को मौत का दिलासा देने व शिनाख्त न होने के लिए फिर सभी लौटे और चाकू से कई बार चेहरे व गर्दन पर किया। कलंदर इतना जोश में आ गया कि मोबाइल पर चिल्लाकर मुकेश की पत्नी को घटना के बारे में बताने लगा। हत्या की पुष्टि होने के बाद पत्नी ने प्रधान को पति के लापता होने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस को अपहरण की तहरीर दी गई। 8 तारीख को सरायमीर थाने में गुमशुदगी लिखवाई जाती है मुकेश की पत्नी द्वारा कि हमारा पति जो है गायब है 7 तारीख की शाम से। बाद में हम लोगों को डाउट होता है कि ये इसी का रोल है, इसकी पत्नी का रोल हो सकता है इसमें। तो इसकी पत्नी और इसकी प्रेमी को जब उठवाते हैं, हम इंट्रोगेशन करते हैं, तो ये पूरी प्लानिंग सामने आती है कि ये 7 तारीख को पहले भी जो ये पत्नी है, इसका जो प्रेमी है वो आता था। इसको लेकर के पति हर समय विरोध करता था। इस चीज़ को लेकर के कई बार गांव में पंचायत हुई, गांव वालों ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जिन जिन लोगों ने उसको मना किया था कि यहाँ इस गांव में अब नहीं आओगे, घर पे नहीं देखोगे, उनको फंसाने की सब साजिश करते हैं। और पत्नी सब्जी लेने के बहाने पति को भेजती है, और पत्नी का जो प्रेमी है और जो प्रेमी की बहन है और उसके साथ और 5-6 लोग मिल करके एक टेम्पो लेते हैं, उसको एक तेरही में खाना खिलाने के बहाने ले जाते हैं। ले जा कर के उसको दारू पिलाते हैं, दारू पिला करके उसको मार देते हैं। और मारने के बाद उसी के फ़ोन से, उस लड़के का फ़ोन अनावश्यक रूप से लेकर के चारों तरफ कि वो जिंदा है, कभी फूलपुर कभी आसपास के एरिया में घुमाते हैं। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेट करने के बाद सही बात प्रकाश में आती है, तो पता चलता है कि ये इसकी पत्नी का अवैध संबंध था। इन सबों ने प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारने के बाद, और जिन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों ने ये कहा था कि तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, इनको फंसाने के बाद ही फिर बाद में शादी कर लेंगे। इस तरह से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्नी, पत्नी का प्रेमी, प्रेमी की बहन और उसके साथ और 4-5 उसके दोस्त मिलकर के कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। पुलिस को ऐसा कब हुआ कि इसकी पत्नी भी इसमें इन्वॉल्व है और इस तरीके की बातें हैं? देखिए, पत्नी की बिहेवियर, जो उसका व्यवहार था, हाव भाव था और उसका मूवमेंट था, उसको लेकर के हम लोगों को डाउट हो गया था। चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं लग रहा था कि जैसे इसको कोई दुख हो। या गांव के लोगों ने जब ये कहा था कि उसका प्रेमी आता था, इसको लेकर के कई बार झिकझिक हुई थी, इस बात को लेकर संदेह हुआ था। तब प्रेमी को उठाया गया था। जब प्रेमी को इंट्रोगेट किया था और उसके मोबाइल का लोकेशन से टैली कराया गया था, तो जो बोला था वो झूठ लग रहा था। इसके बाद ये टूट गया और पूरी कहानी। पुलिस विवेचना के दौरान डॉग स्क्वाड की भी अहम रोल रही है। देखिए, जब इसको हम लोगों ने थाने पे लाया, इसको पकड़ करके, तो इसको हम लोगों ने एक जगह छुपा दिया। तो जो मृतक है उसका चप्पल मिला था। हमने जो हमारा फैंटम डॉग है, फैंटम डॉग को उस चप्पल को सुनाया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो काफ़ी दूर जा करके
जो ये हमारा मेन एक्यूज है इस पे जाकर के चढ़ गया हो। तो इस तरह से फैंटम की बहुत अहम भूमिका थी। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी कलंदर के बीच पिछले 6 महीने से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई थी। गांव में पंचायत होने के बाद प्रेमी कलंदर के गांव में आने पर पाबंदी लग गई थी, जिससे खार खाए प्रेमी प्रेमिका मुकेश की हत्या में ग्रामीणों को फंसाना चाह रहे थे। लेकिन थाना अध्यक्ष सरायवीर अनिल सिंह व उनकी टीम ने उनकी एक नहीं चलने दी। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने बताया कि किस तरह घटना को अंजाम दिया। 4 बच्चों की मां कुसुम को आज अपने किए पर पछतावा है। कुछ बात होता रहा कि साहब हमारा आदमी जान गए नहीं, साहब दूरी बन गई नहीं, साहब तकरा कैसे योजना बनैलू, का कैलू? मतलब साहब योजना यही बात खाली ले ने खाली हमसे काम भेज दी है, बस साहब भेज दिए। उसके बाद हम कुछ ना पता कहाँ भर कैसे बस साहब ही ना पता। साहब बहुत बड़ी गलती हुई है साहब, लड़का झिन साहब के मरले रहे मिलके? साहब हमको ना पता के मतलब। तो कैसे उनके बुलावल गल, कैसे घरे से लेके ना? साहब सब्जी आने बदे बुला गए ना, सब्जी आने गई ना, हर इसलिए गई ना साहब। साहब माफ करेगा साहब, छोट छोट बच्चा है के मरला है मिलके? साहब भी हमने ना पता के मतलब। और कब से था संबंध रहा इनसे? 5-6 महीने से। 5-6 महीने। गाँव में पंचायत भइल है के खातिर? साहब दूसरे बात पंचायत नंबर खातिर दूसरे के पंचायत मिले पत्नी के। अच्छा जी। आपका संबंध था पत्नी से उसके? जी। कब से है संबंध? 6 महीना। तो कैसे योजना बनी, क्यों, कारण मतलब कारण क्या रहा? कोई देख लिया था, क्या बात थी? नहीं सर, शादी करने के लिए। अच्छा। पत्नी के। अच्छा, तो ये कब ले गए उसको, कैसे बुलाए बहाने से? फ़ोन करने पर सर आए थे, लाल फुकरा पे। जी। तो कैसे मारे, कौन कौन मिलके मारा? धीरेंद्र, वीरेंद्र और हम थे सर। जी। और साथ में कप्पू मिथिलेश जो हैं, कप्पू उर्फ मिथिलेश उनका नाम है सर। और रविंदर मेरी बहन ने, सब गाड़ी में थे सर। जी। ये 3 लोगों से घटना हुई है सर। छित्तेपुर होकर के हम लोग वहाँ से आए हैं, सिकरौर होते हुए बस्ती होकर के ना, कस्बा पुल है ना, पुल के पास में गए थे, पुल से नीचे उतर करके सर। जी। वहीं से घटना हुई है। तो किस चीज़ से मारे थे सर? वो धीरेंद्र मतलब पकड़े थे, हाथापाई कर रहे थे, इस बार पटक दिए थे ना सर, तो गला दाबे थे, इसके बाद पैर दाबे थे। तो धीरेंद्र जब उसका गला करीब ठंडा, जैसे एक गट्टी लगता ना सर, बोला सर एक तरह से वीरेंद्र खिद, एक तरह से हम सर। इसके बाद सर वो जब सीने फिर वीरेंद्र पैर रख दिए थे, मुंह से ब्लड आ गया था। इसके बाद पलट करके उसको धीरेंद्र चाकू मार देते सर। बस सही है। फिर सर पूछ दिए उसका? नहीं सर, पूछा नहीं गया सर। नहीं, चाकू सर पीछे से धीरेंद्र लगा दिए थे। जी। और लाश कहाँ फेंके फिर ले जाके? लाश सर वहीं हत्या की? वहीं सर, ऐसे मतलब ऐसे गिरा दिए थे सर। जी। तो आज अपने के पछतावा है? जी सर, गलती हो गई सर। जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे सर। आजमगढ़ में अब तक कुल 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। यह सभी मुबारकपुर थाना क्षेत्र के चकसिपटी से संबंधित हैं। कोरोना के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मुबारकपुर की सीमाओं को सील करके इसे हॉटस्पॉट घोषित कर दिया था। हॉटस्पॉट एरिया होने से किसी भी बाहरी के मुबारकपुर में दाखिल होने और मुबारकपुर के लोगों के क्षेत्र से बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी थी। लेकिन इस क्षेत्र के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुबारकपुर कस्बे में जन सेवा केंद्र से लेकर बैंकों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि पुलिस मौजूद है, लेकिन वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में नाकाम है। हॉटस्पॉट के चलते यहां अक्सर ही आला अधिकारी निरीक्षण करके लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश पुलिस टीम को देते हैं, लेकिन न तो बैंककर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ग्राहकों से करा रहे हैं और न ही पुलिसकर्मी। मैं ये कह रहा था कि 15 तारीख का पैसा लेने जहाँ काम कर रहा पैसा नहीं दिया, तो मैं कहूँ बैंक में है सब्सिडी हमारी ले लें, कुछ चलेगा काम। आटा नहीं था, चावल नहीं था, उसके बाद आया तो कह के चलो भागो, और पैसा जमा करना जमा कीजिए, निकालना तो मगर निकालने का जब खतरा बंद है
उसके बाद कह रहे कल आओ परसों, हाले नहीं दे रहे थे, क्या 3 के बाद तो मैं सब्र करके बांध गया, किसी से पैसा ले काम चलाया। जब 3 तारीख का तो मतलब शनिचर का दिन था, इतवार को 4 तारीख थी, तो कल आया परसों आया तो 100 रुपया दिया तो खाता खुल गया। अब जब लिंक लगा रहे हैं तो कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? 15 तारीख से दौड़ रहे हैं, 15 अप्रैल से दौड़ रहे हैं? हाँ, बता तो रहे हैं आपसे। भीड़ इसीलिए बढ़ रही है, लोगों को दौड़ाया जा रहा है? हाँ, कितने लोग को दौड़ा, रोज डेली 150 वापस जाते हैं बेचारे, सुबह से लगा के लाइन, शाम को चले जाते हैं, एकदम मनमानी करते हैं सब के सब। सोमवार के दिन मामला संज्ञान में आते ही मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी व डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने इसे गंभीरता से लिया। कहा कि समस्या का जल्द ही निराकरण कराया जाएगा। ऐसे ही आप समस्या बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग की नॉलेज में ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी, क्योंकि आजमगढ़ शहर में हम लोगों ने खुद ही कई बैंकों का निरीक्षण किया था। वहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और लोगों का प्रॉपर काम भी हो रहा है। आप जो बता रहे हैं इसके हम लोग फिर से दिखवा लेते हैं, या कहीं कहीं कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसका निराकरण तत्काल कराएंगे हम लोग। देखिए, हम सभी लोग जान रहे हैं कि अब हमारे सामने मुख्य रूप से जो चुनौती इस समय है वो बैंकों में, सुविधा केंद्रों में, इसके साथ साथ सब्जी मंडियों में आने वाली भीड़ को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म में रखना है। निश्चित रूप से इस चैलेंज में अभी तक हम लोगों ने जहां तक देखा है, पुलिस को काफ़ी तत्परता से कार्य करते हुए पाया है। कुछ शिकायतें जो मुबारकपुर को लेकर आप लोगों ने बताई हैं, आयुक्त महोदय के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, हम लोग उसकी भी समीक्षा करके और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित करके उसको भी ग्राउंड लेवल पर आगे से इंश्योर कराएंगे ताकि किसी प्रकार की शिकायतें न रहें। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि फिलहाल जनपद में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है, लेकिन भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के जनपद आगमन को देखते हुए सभी आगंतुकों की कई बार सैंपलिंग व टेस्टिंग सुनिश्चित की जा रही है। लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। 9 मई को 44 सैंपल गए थे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज बीआरडी में, जिसमें 39 की रिपोर्ट आई है, सभी नेगेटिव हैं और उसमें से 5 रिपोर्ट अभी अवेटेड है। इस तरफ 10 और 11 2 दिन के जो सैंपल गए थे वही शेष बचे हैं और जिनकी उम्मीद 10 तारीख के रिपोर्ट की उम्मीद कल सुबह है और 11 वाले की परसों है। एक जनपद वासियों को ये भी बताना है कि प्रतिदिन प्रवासी मजदूर संख्या में आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो प्रदेश सरकारों की सहमति के आधार पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं। उसमें से जो कल 2 ट्रेन आई थी और आज एक सुबह जो ट्रेन आई है, उसमें कुल मिला के 3784 यात्री आए। 11 तारीख की 2 ट्रेन, एक लुधियाना से और एक वापी गुजरात से, आज सुबह 5 बजे जालंधर से। तीनों रेलवे से 3784 यात्री आए, जिनमें से 2172 यात्री आजमगढ़ गए थे। से 1612 यात्री प्रदेश के अन्य जनपदों से थे, जिनको रोडवेज बसों से स्क्रीन करने के बाद भेजा गया है। इसी तरह दूसरा माध्यम है लोगों के आने का कि प्रदेश के अन्य जनपदों तक रेल यात्रा करके वहां से रोडवेज से आने का, या अन्य प्रांतों से सीधे बसों से आने का, या अन्य प्रांतों से परमिशन लेकर के निजी बसों से आने का। उनके लिए भी अनिवार्य रूप से, चूंकि रोडवेज पर ही हम बुला रहे हैं, उनमें जो कल की पोजीशन थी 1811 लोग अन्य प्रांतों से आए और 199 लोग प्रदेश के अन्य जनपदों से आए, रोडवेज पर बसों से, सरकारी या निजी। अब हमने व्यवस्था बना लिया है तो कि कोई व्यक्ति छूटे ना। सुबह 6 से शाम 6, शाम 6 से सुबह 6 कि हम लगातार 12 घंटे की रिपोर्ट लेते हैं। उसमें भी रोडवेज की जो रिपोर्ट है कि इस रात में, बीती रात में जो लोग आए, उसमें 806 लोग आए बसेस से, जिसमें 347 लोग गुजरात के, 233 महाराष्ट्र के, 87 हरियाणा के, 9 तमिलनाडु के, 11 कर्नाटक से, बाकी से अन्य जनपदों के थे प्रदेश के। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं
कि बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि शायद ये जो महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं ये रेलवे स्टेशन और हमारे रोडवेज के माध्यम से उसमें अधिकांश लोग जा रहे हैं घर पर, शेल्टर होम में जांच पड़ताल के बाद। उनके बारे में भी कभी कभी निगरानी समिति और गांव के लोगों को ये संदेह हो रहा है कि शायद ये सीधे आ गए हैं। ये अच्छी बात है जागरूकता की कि कोई भी आ रहा है तो आप कंट्रोल रूम में सूचना दे रहे हैं, मेरे कैंप ऑफिस में भी सूचना दे रहे हैं, एसडीएम के तहसील कंट्रोल रूम में भी सूचना दे रहे हैं। आपकी जागरूकता का परिचय है, ये प्रमाण है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बार उनसे अगर तहकीकात कर लें कि वो किस माध्यम से आए हैं तो शायद आप भी आश्वस्त हो लेंगे कि यदि वो रेल से आए हैं या रोडवेज बस से आए हैं या निजी बस से परमिशन शुदा आए हैं तो उनकी कई जगहों पर जांच हुई है। एक तो उनकी जांच हुई है जहां से वो चले हैं, जहां रहते थे वहां पर क्वारंटाइन के बाद चले हैं। दूसरा, जब जिस रेलवे स्टेशन पर आए हैं वहां पर उनकी जांच हुई है। फिर वहां से अगर रोडवेज पर आ रहे हैं तो यहां उनकी जांच, फिर यहां से शेल्टर होम जा रहे हैं तो वहां पर उनकी जांच के बाद घर जा रहे हैं। अगर इस प्रक्रिया से गुजरने वाला व्यक्ति जा रहा है तो उसके बारे में पैनिक न करें, और यदि इस प्रक्रिया से गुजरा हुआ नहीं व्यक्ति है तो जरूर बताएं, और यदि आप फिर भी भ्रम में हैं कि पता नहीं किस माध्यम से आया है तो भी जरूर बताएं, ताकि उसको फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे और इस माध्यम से नहीं आया होगा तो उसको जरूर जांच करा के उसको आइसोलेट किया जाए। किया है शासन की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, कि जो भी लोग आएंगे रोडवेज से या रेलवे से उनको पहले शेल्टर होम ले जाएंगे। शेल्टर होम पर दोबारा जांच कराने के बाद अगर उनमें कोई लक्षण मिलता है तब तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा, सैंपल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी शेल्टर होम पर 100 लोग गए और उनको जांच पड़ताल में किसी में लक्षण नहीं पाया गया, तब भी पूल टेस्टिंग के तहत हमने ये कहा है कि मिनिमम 3 से 4% लोगों का जरूर सैंपल ले लिया जाए, भले ही स्वस्थ हों तब भी, ताकि एक इत्मीनान होने के लिए ठीक रहे कि जो हम बिना लक्षण के लोग भी जा रहे हैं उनमें से सर्टेन परसेंटेज का हम सैंपल करा रहे हैं, ताकि किसी संक्रमण के, कम्युनिटी संक्रमण की संभावना से बचा जा सके। 12 मई से जनपद में यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य एक बार फिर शुरू हो गया। अव्यवस्थाओं के बीच मूल्यांकन केंद्रों के ताले खोल दिए गए और परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में जुट भी गए। शिक्षिका परीक्षिका सुनीता पांडे ने बताया कि जीजीआईसी के मूल्यांकन केंद्र पर परीक्षकों की केवल थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। परीक्षक पास बैठकर ही कापियां जांच रहे हैं। केंद्र पर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है। बिना लाइट पंखे के इस भीषण गर्मी में परीक्षक कापियां जांचने के लिए मजबूर। समस्या क्यों, लाइट नहीं, पंखा नहीं है, सब पास बैठे हैं और जो है कुछ भी मतलब जैसे होना चाहिए नियम के हिसाब से कहाँ है। नियम क्या था, ये पास बैठे आप पूरा देख रहे हैं ना, एकदम पास कंजेस्टेड, खाली एक सीट का अंतर है, और वो भी अगर कोई और आ जाए तो सीट भी नहीं है, बगल में बैठा है। लाइट नहीं, पंखा नहीं, गर्मी हो रही है, बताइए। एक तो पूरा मुंह बंद है, सब ओढ़े ढके बैठे हैं, ऊपर से पंखा भी नहीं है, तो अव्यवस्था नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है। दिन के बाद मूल्यांकन शुरू। हाँ, मूल्यांकन शुरू हुआ है, मूल्यांकन लोग कर भी रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पर प्रशासन को भी तो जिम्मेदारी निभाना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी तो देखना चाहिए कौन कौन चीज़ें कहाँ हो रही, कैसे हो रही हैं, हर चीज़ों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो तो मैं नहीं देखी, मैं स्वयं लाई हूँ, मैं अपना खुद लाई हूँ, मैंने देखा नहीं उसको कहाँ है। पानी की व्यवस्था है बाहर, और बाकी सैनिटाइजर और ये सब की व्यवस्था नहीं है। बाहर जो है थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, नाम लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है, स्कूल का नाम नोट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और हम नहीं जान पाते, बाहर जाके देखना पड़ेगा आपको। पर ये जो गर्मी हो रही है नहीं अच्छा लगा, अच्छी बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर बीके शर्मा ने बताया कि जनपद के 4 मूल्यांकन केंद्रों पर समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। जनपद आजमगढ़ के 4 मूल्यांकन केंद्र हैं, शिबली इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज,
JGIC आजमगढ़ और इंटरमीडिएट सठियाँव आज समय से मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया। जैसा कि शासन और निदेशालय का निर्देश था कि आज 12 मई से मूल्यांकन पुनः शुरू कराया जाए, और उसी के क्रम में इस समय हम DAV इंटर कॉलेज में हमारे साथ उप नियंत्रक साहब भी हैं। हम लोग पूरे मन से लगे हुए हैं और मूल्यांकन कार्य चल रहा है। ऐसे में फायर विभाग से सहयोग लेकर के और DM साहब के आदेश पर, उनके निर्देश पर फायर विभाग और अधिशासी अधिकारी साहब के सहयोग से जो चारों आपके मूल्यांकन केंद्र हैं, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में भी आया है, और कल ही सैनिटाइज़ करा दिया गया था और ये डेली सैनिटाइज़ होगा। और हर मूल्यांकन केंद्र पर सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और लिक्विड सोप रखा है, और सारे लोग मास्क लगा के कापियाँ जाँच रहे। इक्का दुक्का परीक्षक के पास जो नहीं था, तो हम लोगों ने उप नियंत्रक महोदय के माध्यम से उनको मास्क भी मुहैया करा दिया है। तो बहुत ही अच्छे वातावरण में और पूरी मेहनत के साथ जनपद का मूल्यांकन कार्य चल रहा है। कहना न होगा कि दो विपरीत बयानों बखानों के बीच परीक्षक मूल्यांकन कार्य में लग गए हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोरोना के डर को उन्होंने ताक पर रख दिया है। रोजा रह रही परीक्षिका सैना शहीदा के जज्बे को ही देख लीजिए। जी ड्यूटी लगी सर, पहले से ही ड्यूटी लगी थी ना, ये तो स्थगित हो गया था, फिर रमज़ान में पड़ गया। जी छुट्टी का एप्लीकेशन आपने नहीं दिया? नहीं, छुट्टी का एप्लीकेशन में भी मूल्यांकन कर, हाँ मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं जी, रोज़ा रखते हुए। सर हमने बच्चों के भविष्य को देखते हुए रमज़ान में रोज़ा रख के मूल्यांकन किया ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका बच्चों का भविष्य हमारा उज्जवल। जारी लॉकडाउन के बीच सामाजिक संगठनों का सेवा कार्य भी सतत जारी है। इस क्रम में प्रखर सेवा समिति भी लगातार आपदा की घड़ी में लोगों की सेवा, सहायता और सहयोग के कार्य में लगी हुई है। मंगलवार को समिति ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जहां ठेले वालों, राहगीरों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को साबुन, सैनिटाइजर व मास्क वितरित किया, तो वहीं कुंवर सिंह उद्यान पहुंच बंदरों को केला चना खिलाकर उनकी भी भूख शांत करने का प्रयास किया। समिति की अमित लता सिंह, सुमन सिंह व प्रबंधक राजवंत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी के लिए तरस रहे मजदूरों व मजबूरों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें साबुन, सैनिटाइजर व मास्क वितरित किया जा रहा है। महामारी की इस घड़ी में भोजन का प्रबंध उनके लिए महत्वपूर्ण है, लिहाजा मास्क, साबुन, सैनिटाइजर की चाहकर भी वह खरीद नहीं कर पा रहे, जिसे देखते हुए समिति उन्हें ये सभी सामग्रियां सप्रेम भेंट कर उन्हें महामारी के खतरे के प्रति जागरूक करने का भी काम कर रही है। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो कि हमारे देश में फैल रही है, इसको रोकने के लिए हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और अनाज किट भी वितरित कर रहे हैं। कैसे लोगों को दिया जा रहा है? देखिए, जो लोग गरीब हैं, जो वंचित हैं, जिनके यहाँ तक जिनको मास्क और साबुन, सैनिटाइजर नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग ऐसे लोगों के पास जाकर खुद दे रहे हैं। आगे का और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, आगे का कार्यक्रम हम लोगों का सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और अनाज किट लगातार चल रही है। जब से जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद हम लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। प्रखर सेवा समिति की तरफ से आज हम लोग सैनिटाइजर, साबुन और मास्क का वितरण कर रहे हैं यहाँ पर। कैसे लोगों को दिया जाता है? यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद है, जिनके पास मास्क नहीं है, गमछा या लगाए हुए हैं या वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको इतनी जानकारी भी नहीं है कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, तो हम लोग उनको बता भी रहे हैं कि इसका क्या उपयोग है। और आप फल वाले, सब्जी वाले हैं? हाँ, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले जो हैं, तो उन लोग को ही हम लोग ये चीज़ दे रहे हैं और उनको लगाने की सलाह दी जा रही है कि आप लोग इस मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का यूज करिए। कोरोना की वजह से हुई लॉकडाउन फेज़ 3 में प्रदेश सरकार ने कुछ रियायतों के साथ छूट दिया है, तो वहीं आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने कुछ दिनों पहले ही मीट मुर्गा की दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। आजमगढ़ में लाइसेंसी मीट मुर्गा की दुकानें खुलने लगी हैं, पर वहीं आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र में लाइसेंसी मीट की दुकानों को पुलिस द्वारा बंद कराया जा रहा है। मीट व्यवसायी सल्लू का कहना है कि उनकी दुकान का लाइसेंस पिछले वर्ष ही बना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करा सका। मीट व्यवसायियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया कि उनकी दुकानों के लाइसेंस को रिन्यूअल कराया जाए और दुकानें खोलने दी जाए।
हम लोग बकरा मुर्गा का कार्य करते हैं, मीट काटते हैं, बेचते हैं, लाइसेंसी हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही, क्या क्यों आपका भटक? दिक्कत यही हो रही कि डीएम साहब एक हफ्ता पहले आदेश किए थे कि मतलब बकरा मुर्गा ये सब बिक सकता है, यदि जिनके पास लाइसेंस है वही बेच सकते हैं। तो लाइसेंस हम लोग के पास था, सत्र 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का था। अब चूँकि उससे पहले लॉकडाउन हो गया 22 मार्च को, इसलिए हम लोग नवीनीकरण नहीं करा पाए। और जब लॉकडाउन 2 में ऑफिसें खुली, सरकारी ऑफिसें, तो हम लोग अपना लाइसेंस लेकर के नवीनीकरण के लिए वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी इस तरीके का कोई आदेश नहीं आया, इसलिए हम नवीनीकरण अभी नहीं करेंगे। तो हम लोग अपने थाना अध्यक्ष सिधारी से मिला गया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग लाइसेंस अपना बनवा लीजिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, और बगैर लाइसेंस का हम दुकान आप लोगों को नहीं खोलने देंगे, बकरा और मुर्गा का। हम लोगों के बीच रोजी रोटी की बहुत बड़ी संकट आ गई है, भूखमरी के कगार पे हम लोग आ गए हैं। हम लोगों को खाने पीने के लिए कुछ अब है नहीं, क्या किया जाए। क्या चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को लाइसेंस के लिए आदेश कर दें नवीनीकरण का, और हम लोग नवीनीकरण करा लें अपना, और जो है पब्लिक प्लेस पे अपनी दुकानें न खोल करके हम लोग जो है अंदर जो अपने किसी हाते में किनारे जो है, जिससे पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम लोग अपना मीट मुर्गा मीट जो है विक्रय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पान व्यापारी सुनील कुमार का कहना है कि दुकानें भी खुलने लगी हैं, ऐसे में हम लोगों के दुकानों को पुलिस द्वारा बंद कराया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से हम भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। पान व्यापारियों ने भी जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि उनकी दुकानों को भी खोलने दी जाए। पान की दुकान है दीवानी कचहरी गेट पे। अरे खाने पीने के लिए कुछ चाहिए नहीं है, इतने दिन से लॉकडाउन है, बच्चे एकदम बिलख रहे हैं एकदम, खाने पीने से कुछ चाहिए नहीं हम लोग पास। पान की गुमती में दुकान करते हैं हम लोग, तो सरकार इधर से छूट दे दी है हम लोगों को, खोलने के लिए दिए आदेश, और यहाँ पे कोतवाल साहब खोलने नहीं दे रहे हैं। कोई भी खोल रहा है दुकान तो इसको बंद करवा दे रहे हैं उनकी दुकान। आजमगढ़ के ठेकमा ग्राम सभा हरिश्चंद्रपुर गांव के मनरेगा मजदूरों ने ग्राम प्रधान पर धोखाधड़ी से रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मनरेगा मजदूरों ने बताया कि गांव के प्रधान ने मजदूरों को अपने घर यह कहकर बुलाया कि राशन वितरण के लिए मशीन में अंगूठा लगवाना है। घर पहुंचने के बाद बैंक मित्र के माध्यम से अंगूठा लगवा लिया और हमारी मजदूरी का पैसा निकाल लिया। इस बात की जानकारी होने पर जब मजदूर शिकायत करने पहुंचे तब ग्राम प्रधान मनरेगा से नाम काटने की धमकी देने लगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए मांग किया कि जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही उनका पैसा भी वापस कराया जाए। हम लोग नरेगा में काम करते हैं और जो है कि मेरी बीवी का नाम था उसमें, मेरा नाम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं काम करने जाता था। बोले कि आओ तुम्हारा भी कर देंगे, तुम्हारा भी कर देंगे। तो काम करते काम करते रहे, वो पैसा हमें देते रहे, मतलब मनरेगा वाला जो निकालते हैं वो हमारी बीवी का था। तो बोले कि अगर पैसा के लिए बोलते हो कि ज़्यादा हमको दीजिए तो हम मनरेगा से नाम ही काट देंगे। इसीलिए जो है कि धमकियाँ देते थे। हमने इसकी लॉकडाउन में जो है कि पैसे निकाले तो हमने रख लिया 2000 रख लिया, उसलिए हमारा नाम जो है कि औरत का नाम काट के निकाल दिए। यही हम चाहते हैं कि हम लॉकडाउन की बजाय हम तो सिर्फ प्रधान की पीढ़ी से मर जाएंगे खाने बगैर। तो ये हम प्रधान फ़ोन करके बुलाएं कि और राशन मिल रहा है, हम गए, उसके बाद मुझसे अथवा वाले पैसा वाले बुला के निकलवा लिए पैसा। उसके बाद कहते हैं राशन नहीं, नाम तुम्हारा है इसमें। हम मजदूरी लोग करते हैं। हाँ, हरिश्चंद्रपुर का।